मैं अभी 3-4 दिन के लिए दीव के दौरे पे था और दीव के लोगों से मिला। ऐसे भी हमारे दमन दीव और दादरा नगर हवेली में 3-4 साल से पता नहीं कौन सी पनौती बैठी हुई है या कौन सी पनौती लगी हुई है। अब वो पनौती की वजह से ये क्या हाल हो रहा है सबको जानते ही है। तो एक मुसीबत जाती नहीं कि दूसरी मुसीबत आने का इंतजार ही करके बैठी होती है। पहले दीव में बेचारों को आपने देखा होगा तो दीव के किसानों की जमीन गई, जमीन छीनी गई। वो जमीन से बाहर निकलते तब तक वो रोड मार्जिन का है और रोड मार्जिन में लोगों के घर मकान दुकान टूटने की बात आ गई। वो वहां पर लड़ रहे हैं। वो कुछ होता उससे पहले फिर से कोरोना आ गया। कोरोना की एक लहर खत्म हुई थी कि अब दूसरी कोरोना की लहर आई और दूसरी कोरोना की लहर में दीव को तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। और इस बार छोटे से प्रदेश में बहुत सारे केसेस आए। बहुत सारे लोगों को मैं घर घर पे जा रहा था तो देखा तो बहुत सारे लोग बेचारे इस दुनिया से चले बसे। दीव में बहुत ज्यादा हो गया इस बार। तो कोरोना की एक तरफ मार झेल रहा था हमारा प्रदेश, दीव दमन सभी झेल रहे थे। तो इस बार दीव में कोरोना की मार झेल ही रहे थे कि तब तक कुदरत ने एक और कहर बरपाया हमारे प्रदेश में, चक्रवात का, तूफान का। और वो तूफान आया 17 तारीख को रात को, सोमवार को। और उसमें भी दमन में भी नुकसान हुआ, मगर दमन के कंपेयर में दीव में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। मैं दीव गया था तो दीव में मैंने देखी तो बेचारे बहुत सारे लोग मुझे मिले, उनकी वेदनाएं मैंने सुनी, उनसे मैंने ये सारी बातों पर, सारी समस्याओं की मैंने जानने की पूरी कोशिश की। वहां लोगों की बोटों को नुकसान हुआ, लोगों के खेतों को नुकसान हुआ और वहां पर जो हमारे यहाँ कोकोनट नारियल के पेड़ थे वो सब ध्वस्त हो गए। लोगों के घरों के मकानों के छापरे ऊपर से छत छापरे हम लोग बोलते हैं, वो छापरे उड़ गए। उसमें खास करके बड़े पतरे जो हमारे सीमेंट के पतरे होते हैं वो छापरों के उड़ गए। पर दुख की बात यह है कि मैं जब गया था तो 20 दिन जितना हो गया था, 18-20 दिन, क्योंकि मेरे घर भी, मेरे परिवार में आप सब देख रहे होंगे मेरा सर में मुंडन हुआ है, तो मेरे परिवार में भी ये कोविड के चलते ही एक निधन हुआ था। तो मैं उसके चलते जल्दी नहीं जा पाया था, क्योंकि यहाँ क्रियाक्रम हो जाए तो मैं जा सकता था। क्रियाक्रम हुआ और मैं निकला दीव। तो मुझे भी टाइम हुआ था तो मैं गया था। तब ये चक्रवात का 20वां दिन या 21वां दिन था। मैं वहाँ के प्रतिनिधियों से मिला था, मैं फिर लोगों से मिलने निकला था। तो लोगों से बात जब मैं मिला तब पता चला कि 20-25 दिन हो जाने के बाद भी सरकारी काम का सर्वे, नुकसान पीड़ित लोगों का नुकसान का सर्वे तक काम पूरा नहीं हुआ था। जोलावाड़ी और बुचरवाड़ा की पंचायतों के विस्तार में जब मैं गया था तो किसानों ने और गांव के लोगों ने मुझे बताया कि कोई किसी भी प्रकार का सर्वे नहीं हुआ। वो बेचारे पंचायतों में दौड़ रहे हैं कि भाई हमारा क्या करें, हमारा सर्वे का करो, हमारे खेतों में ये नुकसान हुआ है, हमारे नारियली के झाड़ गिर गए, हमारे छापरे गिर गए, हमारे बोटों का नुकसान हुआ है। मैं सरपंचों को भी मिला तो बोले कोई हमारे यहाँ तो नहीं है। बुचरवाड़ा सरपंच, जोलावाड़ी का सरपंच बोल रहे हैं यहाँ सब सरकार अपने हिसाब से कर रही है, हमें तो पता ही नहीं। मतलब एक छोटा सा प्रदेश में 20-20, 25-25 दिन के बाद भी नुकसान का सर्वे का काम भी प्रशासन ने नहीं किया। और उनका आका जाने वाला है कुछ 17 तारीख को, तो उसकी तैयारी में लगे पड़े हैं। मगर लोगों को जो नुकसान हुआ है उसके सर्वे करने का दायित्व दीव प्रशासन का पास नहीं है। अरे वो बोट वालों से मिला तो मुझे वो पता चला, वो बोट वालों ने बताया मुझे, तो वो बोट वाले बोल रहे हैं कि बोटों का इतना ज्यादा किसी का बोटों का नुकसान नहीं होता अगर दीव प्रशासन मुस्तैद होता। मैं बोला कैसे? तो बोले उमेश भाई शुक्रवार को ईद थी, शनि और रवि को सरकारी रजा रहती है, तो हम लोगों ने बोट चढ़ा लेने के लिए, बोट चढ़ जाए उसकी परमिशन लेनी पड़ती है चढ़ाने के लिए। तो बोले हमें प्रशासन ने, दीव प्रशासन ने हमें समय ही नहीं दिया, हमें परवानगी ही नहीं दी। बोले शनिवार को दोपहर तक हमें बिठाए रखा, जबकि उनको पता था कि चक्रवात आने वाला, तूफान आने वाला है। बोले इनकी लापरवाही की वजह से बोटों को भारी नुकसान हुआ। वो कौन बोल रहे हैं? बोट वाले बोल रहे हैं।
और मजे की बात बताओ, बोले शनिवार और रविवार को दीव में अभी भी लॉकडाउन है, लॉकडाउन रहता है। और हमारे खलासी जो है वो सब गुजरात से आते हैं। जब हमने तूफान की वजह से वो खलासियों को बुलाया कि बोट चढ़ानी है, अब बिना खलासी के बोट कैसे चढ़ेगी? तो बोले हम लोगों ने खलासी को बुलाया, तो शनिवार और रविवार को खलासी को भी प्रशासन ने आने नहीं दिया लॉकडाउन के चलते। अब ऐसी अमान्यता जब प्रशासन को पता है, तो ये खाली पर्टिकुलर लोगों को क्या राहत नहीं दे सकता था प्रशासन? बड़ी बड़ी बातें डींगे मारते हैं, तो क्या उनको ये नहीं पता है कि भाई खलासी लोगों की वजह से बोटों को चढ़ाना है? बोले एक ही क्रेन थी, प्रशासन ने अगर क्रेन का व्यवस्था भी की होती तो भी ये बोटों को नुकसान नहीं होता, ऐसा माछीमारों का कहना है। ऐसा अगर प्रशासन ने किया है तो बहुत ही शर्मनाक काम किया है। और वो बोट वाले भी बोल रहे हैं कि हमारा भी अभी तक कोई सर्वे वगैरह का काम पूर्ण नहीं हुआ है। मैंने उनको पूछा कि दिल्ली से कोई टीम आई थी जिसके साथ मैंने कलेक्टर का फोटो का समाचार में देखा, तब बोला हाँ कलेक्टर आई थी, वो टीम लेकर जेटी बेटी में दिखा के चली गई। बोले ना तो हमने बोट वालों से मुलाकात की उन्होंने, ना तो बोले प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि साथ में थे, उन्होंने क्या किया, क्या सर्वे किया, क्या पता। बोले कोई फिशरमैन से नहीं मिले। मैंने फार्मरों से पूछा कि भाई कलेक्टर आई थी वो कमेटी दिल्ली की, तो क्या हुआ? बोले हमसे तो नहीं मिले। बोट एसोसिएशन, वहाँ की सोसाइटी एसोसिएशन से पूछा कि वो कमेटी आई थी, टीम आई थी, वो मिली? तो बोले नहीं मिली। तो मैं कलेक्टर साहिबा सलोनी राजी से पूछना चाहता हूँ, तो टीम की जरूरत क्या थी? अगर फिशरमैनों से नहीं मिलना है, फार्मरों से नहीं मिलना है, पीड़ितों से नहीं मिलाना है, हाँ, साथ में कोई जनप्रतिनिधि को भी नहीं रखना है, वहां चुने हुए प्रतिनिधियों का काम क्या है? ऐसा करो ना प्रशासन को कि IAS IPS दानिश को ये सब पद दे दो, चुनाव करने की जरूरत क्या है? तुम लोग अपने हिसाब से मन मर्जी से ब्यूरोक्रेटिक सब चलाने वाले हैं, तो जनप्रतिनिधियों का काम क्या है? वो टीम आई तो टीम के साथ वो जनप्रतिनिधियों के कुछ जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका के अध्यक्ष वगैरह को तो बुला लेते, उनको नहीं बुलाते तो कोई बोट एसोसिएशन के प्रमुख वगैरह को बुला के घुमाते, तो उनको पता था ना कि क्या दिक्कत है प्रदेश की। बोले कुछ नहीं, वो मुझे वहां के लोगों ने बताया, अब उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। वो छापरे वाले बोल रहे हैं, मैं वो घर पे गया तो बेचारों गरीबों के काफी लोगों के पत्रे उड़ गए थे, तो पत्रे लगा रहे थे वो लोग। मैं बोला पत्रा लगा रहे सरकार तरफ से आया? बोले नहीं मुझ पे, बोले कोई आया नहीं, ये तो अभी बारिश आ रही है तो फिर हम लोग कहाँ जाए, अभी बारिश आ गई है तो हमारे तो घर के वो सब दूसरा सामान है वो भी चला जाएगा। फिर मैं वो फार्मर में मिला, नारियल के पेड़ वगैरह से भी मिला, तो सबसे मिला, तो प्रतिनिधियों से मिला, तो सबसे पता चला, कुछ मुझे डरे हुए घबराए हुए सब बता रहे थे कि उमेश भाई, मैं बोला सरकार तरफ से राहत नहीं मिली? तो बोले राहत के नाम पर भी हमारे साथ तो मस्करी ही की जा रही है। बोले एक फिगर आया है। मैं बोला कैसा फिगर आया है? बोले ऐसा बात चल रही है कि हमें डिपार्टमेंट के लोगों ने वो बोल रहे थे कि ऐसा बताया कि छत जिसकी पूरी उड़ गई है उसके 5,000 मिलेंगे, नारियली के पेड़ों का 3 नारियली के पौधे मिलेंगे, और जिसकी बोट टूट गई उसको 9,000 मिलेंगे। तो वो जिसके छपरे उड़ गए उनको मैंने पूछा तो वो बोल रहे थे, बोले हमारे छपरे जो छोटा घर है उसका भी छपरा 40-45 हजार का खर्चा हो गया। बोले मजूरी 10-12-15 हजार की हो गई, अब 5,000 को लेकर हम क्या करेंगे? और वो 5,000 भी कब मिलेगा? बैठे रहे हम लोग, अभी तक सर्वे करने नहीं आए, उसको 5,000 रुपये दिए जा रहे हैं, जिसके 40,000 से लेके 80-80 हजार के खर्चे हो गए। अब वो नारियली वाले बोल रहे हैं मुझे, बोले अब नारियली इतने सालों से 25-30 सालों से हमने नारियली बड़ी की थी, उसमें नारियल लगते थे, उसकी जगह बोल रहे हैं कि हमें 3 नारियल के पौधे दिए जाएंगे। बोले जमीन कहाँ है कि हम लोग एक की जगह 3 लगाएंगे? जमीन थी वो तो छीन ली प्रशासन ने, और बोलेंगे अभी जब हम लगाएंगे पौधे वो उगेगा कब, फल देंगे कब? और बोल रहे हैं कि वो 3 पौधे तो ले देंगे, मगर वो पेड़ जो गिरे हैं खेतों में
वो जो नारियल के पेड़ों को काट के निकालेंगे कितने में, कैसे, वह मजदूरी कहां से लाएंगे? अरे ये ऐसी कैसी पॉलिसी बनाई जा रही है? वोट वाले को मिला तो वोट वाले बोल रहे हैं हमें 9,000 रुपया का ऑफर मिला है। बोले वोट को एक बार बाहर निकालने का, एक बार वोट को बाहर निकालने का क्रेन का खर्चा 9,000 रुपया। तो बोले ये सारी राहतें हैं या हमारी मस्करी है मदद के नाम। और अभी तक वो बातों के लिए प्रशासन ने कोई सर्वे का काम अभी तक, मुझे जहां तक मैं वहां था, कोई किया नहीं, पूरा नहीं किया। और प्रशासक जी जाने वाले हैं तो उनकी तैयारी में अब से लगे पड़े हुए हैं। कुछ लोग ऐसे भी मिले जिनके घर पे अभी भी पत्र नहीं लगे हैं। वो बोल रहे हैं कि सांसद जी आए थे, हमारे लालू भाई पटेल जी और उनकी टीम गई थी। बोले सांसद जी 200 या 500 पत्रा कुछ बोल के आए होंगे उनको। बोले मैं पत्रा भेजूंगा। बोले जाकर जाके उमेश भाई थोड़ा याद कराना, सांसद जी को वो पत्रा देने के लिए कह गए हैं, अभी तक पत्रा नहीं आया। क्या बारिश गिर जाएगी बाद में पत्रा भेजेंगे? तो सांसद लालू भाई जी अगर आप बोल के आए हो तो प्लीज़ वहाँ पत्रा भेज देना। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं ही भेज देता, उनको लगा के दे देता, मगर इतना सक्षम नहीं हूँ कि मैं, मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं जरूर उनके विचारों की सहायता करता। वो पत्रा भाई भेज देना थोड़ा, और मस्करी मत करो उनकी लाचारी का। मदद करनी है तो ही करो कि मैं मदद कर सकता हूँ। हमें उनको कह के आया, विश्वास दिला गया कि भाई देखो मेरे पास तो पैसे तो नहीं है, पर मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं आपकी आवाज़ को उठाऊंगा। मैं प्रशासन को भी कल पत्र लिखने वाला हूँ, एडवाइजर जी को, कि भाई ये पॉलिसी है ना हमारे दमन दीव की अलग से, दादरा नगर हवेली और दमन दीव की एक अलग से पॉलिसी बनाई जाए, और मुआवजा, नुकसान का मुआवजा इतना दिया जाए जितने से उनकी नुकसान की भरपाई हो। 50,000 का छपरा उड़ जाए, 80,000 का छपरा उड़ जाए, पूरा घर टूट जाए, उसको 5,200 रुपया दोगे तो उससे क्या मतलब? पूरे झाड़ के झाड़ गिर जाए फल वाले और उसको आप 3 पौधे दे दोगे तो उससे काम खत्म हो जाएगा। इतने सारे रुपये हैं, इतना सारा विकास का फंड है, इतने सारे CSR में तन्ना दिन करते हो, ORDC के पास इतने सारे रुपये हैं। भाई ऐसी मुसीबत में लोगों को मुआवजा इतना तो दो कि जिससे हम मुसीबत से बाहर निकल सके। तो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रशासन से और हमारे जनप्रतिनिधियों से भी विनती करता हूं कि आप लोग भी पत्र लिखिए कि ये पॉलिसी बनाई जाए दमन दीव और दादरा नगर हवेली की, और मुआवजा इतना दिया जाए ताकि वो मुआवजे से उनका परिवार चल सके, निभ सके और ये मुसीबत से बाहर निकल सके। ऐसी पॉलिसी बनाई है।